सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट MHT-CET। इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट MHT-CET आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया MHT-CET इज अ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड दैट इज बेसिकली फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर। अब इंजीनियरिंग सब जानते हो, फार्मेसी जानते हो, एग्रीकल्चर जानते हो, बट एक चीज और भी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, दैट इज सम कॉलेजेस, आई वोंट नेम देम, बट सम कॉलेजेस ना फिलहाल BSc IT के लिए भी CET डिमांड करते हैं। तो मैं एक सजेशन ये दूंगा कि जैसा आपने 12th को कंपलसरी माना, वैसे आप CET को भी कंपलसरी मान के ले, ठीक है। सो मैं ये सजेशन दे रहा हूं, प्लीज गो फॉर CET। आपको अच्छा लगे, अच्छा को पढ़ना नहीं है CET के लिए तो मत पढ़ो, चलेगा, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट एटलीस्ट गो एंड अटेम्प्ट फॉर योर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में CET की जरूरत पड़ रही है, जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है वो डिमांड कर सकते हैं, इट इज कंप्लीटली देयर अथॉरिटी, ठीक है। सो ध्यान में रखें कि आप CET का एग्जाम दो, भले आप ढंग से ना दो, पढ़ो नहीं, बट दो जरूर एग्जाम, ठीक है। अब इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के लिए तो बच्चे चाहिए चाहिए, महाराष्ट्र में आपको कहीं पे भी एडमिशन चाहिए इन तीनों सेगमेंट में, तो आपको 110% CET की जरूरत पड़ेगी। With the help of CET, you can get into the very fine colleges of engineering in Maharashtra. In fact, मैं बोलूंगा जो मैं 5 कॉलेज का नाम ले रहा हूँ वो ऑल ओवर इंडिया भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। नाम बताऊंगा कुछ समय के बाद, कुछ तो रहना चाहिए ना एंड में। और इनफैक्ट वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी देने वाला जो शायद बहुतों के काम आएगा, सो प्लीज बी विथ मी टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि फॉर्म जो है बच्चे वो शुरुआत हो चुकी है उनकी फिलिंग की, इनफैक्ट खत्म होने आ गया डेट्स। 10th फरवरी से उनका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 31 मार्च जो शायद 5 दिन के बाद है, फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी। तब तक अगर आप भरते हो तो आप जनरल फीस भर के करोगे, दैट इज 800 रुपीज। अगर आप PCM कैटेगरी भर रहे हो, PCB भर रहे हो, तभी भी आप 800 भरोगे। अगर आपने बोला नहीं मुझे तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब देना है, तो आप 1600 भरोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से आते हो, आप 600 रुपए भरते हो PCM के लिए, 600 भरते हो PCB के लिए, PCMB के लिए 1200 भरते हो। लेकिन आप में चुल बहुत मची है और आपने बोला नहीं हम बाद में भरेंगे। कब भरेंगे बच्चे? हम भरने वाले 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में। लेट फीस 500 रुपया आपके खाते में ऐड हो जाएगा। मतलब आप 800 पहले भरने वाले थे, आप 800 प्लस 500 1300 भरोगे। आप 600 भरने वाले तब 600 प्लस 500 1100 भरोगे। पेमेंट जो है और फॉर्म फिलिंग सब कुछ जो है ना बच्चे, ये ऑनलाइन मोड से, और अब तो हम लोग को पता ही है कि ऑनलाइन कैसे करना है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, राइट। जाके सबसे पहले चीज जो है करना, दैट इज फॉर्म भरना। अगर नहीं भरना अभी, मैं तो वही भी सजेस्ट करूंगा ना, पैसे क्यों चलाने यार, अभी जाके भर दो, और अगर पैसे ज्यादा है तो मुझे दे दो, ठीक है। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। ये फीस वाला सेगमेंट था जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये वाला सेगमेंट जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब जब बच्चे PCM दोगे ना बच्चे, तो सबसे पहले आपको पेपर आएगा मैथ्स का। मैथ्स के इस पेपर में होंगे 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का वेटेज जो होगा दैट इज 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपको 50 इंटू 2 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो है बच्चे ये हमारे 12th के सिलेबस से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है ये हमारे 11th के सिलेबस से आएगा। इट्स लाइक अ 20-80 का रेशियो, 20% फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 80% फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये आपका पेपर 1 है। ये जनरली मैं देखता हूँ कि 90 मिनट्स मिलता है, तो 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने थोड़े से पॉसिबल है, ठीक है। पेपर 3 की बात करूं तो जो बच्चे बायो देते हैं वो पेपर 3 वाला सेगमेंट होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 मार्क्स के लिए, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो होंगे बच्चे वो हमारे 12th के सिलेबस से आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे 11th के सिलेबस से आएंगे। लेट मी से 11th से जो बायो में आ रहा है दैट इज ओनली 4 चैप्टर्स, ठीक है। 4 चैप्टर से 20 मार्क आने वाले, मतलब इमेजिन करो इनका वेटेज मैं बताऊं तो सही भैया हमारे 12th से ज्यादा हो गया 11th वाले चैप्टर्स का वेटेज देखा जाए तो। दिक्कत जो होती है वो होती है पेपर 2 में। पेपर 2 जो होता है ना वो होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। अब बच्चों की लगती जो है वो यही लगती है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको मिला के मिलते हैं 90 मिनट्स, यानी दोनों सब्जेक्ट्स पूरे मिला के आएंगे 90 मिनट्स, जिसमें से फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होंगे। अगेन 40-10 का रेशियो, 40 क्वेश्चन 12th के, 10 क्वेश्चन 11th के। बट एक और 40-10 का रेशियो फिजिक्स में आता है, इसमें 40 न्यूमेरिकल्स आते हैं कम से कम, और इसमें 10 थियोरी आती है।
केमिस्ट्री में 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आएंगे और 40 के आसपास थियरी होगी। नहीं बोल के आपके पास सम्स 50 के ऊपर होने वाले हैं जो आपको 90 मिनट्स के ब्रैकेट में खत्म करना है, और 40 से 50 थियरी होगी जो भी आपको 90 मिनट्स के इस ब्रैकेट में खत्म करना है। सो जो दिक्कत आती है ना मुन्ना, दैट इज नॉट इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। दिक्कत जो आती है दैट इज वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आती है। लगनी तो तुम्हारी इधर ही है। मैं तो सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ कि भैया जितनी थ्योरी के मार्क्स है ना वो बटोर लो, उसके बाद जितने सम्स बचते हैं वो निकालो, ठीक है। 90 मिनट्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स का कुछ टाइम फिजिक्स या केमिस्ट्री में बोरो कर सकते हो, या फिर बायो का कुछ टाइम आप इन सेगमेंट में बोरो कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो बोरो। आपको ये 90 मिनट्स ही मिलेंगे जिसके अंदर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूरा निपटाना पड़ेगा। ध्यान में रखो ये चीज। अब ऑब्वियसली बात है कि 50 न्यूमेरिकल 90 मिनट के अंदर 40 थियोरी आंसर्स के साथ, 40 से 50 थियोरी आंसर्स के साथ थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। क्यों इम्पॉसिबल नहीं है वो कुछ स्लाइड्स के बाद हमको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, यहाँ पे जो स्लाइड है ना बच्चे, दिस इज डिस्कसिंग अबाउट योर सिलेबस। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 11 से आपको मोशन इन अ प्लेन है जिसमें आप प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह डिस्कस करते हो। लॉज ऑफ मोशन है जिसमें आप वर्क एनर्जी भी डिस्कस करते हो, आप फ्रिक्शन भी डिस्कस करते हो, लॉज ऑफ मोशन को भी डिस्कस करते हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी डिस्कस करते हो। टेक्निकली स्पीकिंग 11 से जितने चैप्टर्स है सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव जो मुझे लगता है दैट इज लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं। Then comes gravitation. Gravitation is a very easy chapter. It's a very sweet little chapter. In fact, thermal properties of matter. It's also a very easy chapter. Sound is one easy chapter. Electrostatics is one easy chapter. Semiconductors is one easy chapter. Personally speaking, मुझे optics नहीं पसंद. मुझे वो लाइंस नहीं पसंद, एकदम बहुत ज्योमेट्री है इसके अंदर, मुझे नहीं पसंद, बट बहुत सारे लोगों को पसंद है। द बेस्ट पार्ट इज डिलीटेड सिलेबस जो आपको 11th में था ना, जो डिलीट हुआ था, वो नहीं पढ़ना है, जिसके वजह से ऑप्टिक्स में बहुत कुछ गायब हो चुका है। इट हैज नाउ बिकम अ वेरी फ्रेंडली चैप्टर। तो आप ऑप्टिक्स भी कर सकते हो फिजिक्स का। केमिस्ट्री में यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जहां पे आप मोल वगैरह के बारे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जिसमें आप गैस लॉस के बारे में पढ़ते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो भैया बोर की स्टोरी है। केमिकल बॉन्डिंग एक थोड़ा सा एग्जॉस्टिव चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट तो है ही। रेडॉक्स रिएक्शन इट्स अ इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट हो ना हो इंटरेस्टिंग चैप्टर तो है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ग्रुप 1 एंड 2। स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपको पता है गैसेस एंड लिक्विड्स डिस्कस करते हैं। सॉलिड तो हमारा 12th में है। इसके अलावा एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता था पहले इसको। हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अरीन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा चैप्टर्स अगर किसी सेगमेंट में है जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो केमिस्ट्री में। बट एक चीज है, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत अच्छे आते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना। इसके अलावा मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री 2 है, यानी मुझे लगता है ये डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। स्ट्रेट लाइन इट्स वन ऑफ दोस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। पर्सनली आई लाइक स्ट्रेट लाइन अ लॉट। मुझे सर्कल नहीं पसंद था, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पे, मिस्टेक है, ये डिस्पर्शन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ लेना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी इज अ डिसेंट चैप्टर, आई डिड नॉट लाइक इट मच। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई लव दिस चैप्टर। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा चैप्टर है। फंक्शंस नॉट अ वेरी ग्रेट चैप्टर। लिमिट्स इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कंटिन्यूटी भी एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मेरा तो इसमें जो सेगमेंट में मेरा दिल छू के गया ना, दैट इज बायो। क्या ही है बायो में, बायो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इनके 4 चैप्टर है बायो का जो 11 से आ रहा है और 20 मार्क है। तो टेक्निकली एवरी चैप्टर इज लाइक 5 मार्क्स। तो अच्छा वेटेज मिल रहा है यार, पहली बार। अब इस सेगमेंट में देखो, और यहाँ पे हम लोग फरारी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तुम लोग बोल के सर पगला गया है, ये आदमी को काम धंधा है ही नहीं, कोई इसको जॉब दो है। देखो फरारी क्या हो रहा है, मेरा पेन क्यों नहीं ले रहा ये, हाइलाइटर नहीं, फेल टेप पेन। लेट मी डिसाइड द कलर, इट्स येलो। देखो लॉजिक सोचो, फरारी अगर मैं चाहता हूं कि अपनी ऑप्टिमम वैल्यूज पे काम करे, अपनी जो एक्चुअल जादू है उसके साथ काम करे, तो तुम्हें नहीं लगता मुझे उसको उसकी राइट इनपुट देनी चाहिए? बिना राइट इनपुट के तुम्हें लगता है क्या फरारी अपनी फंक्शन पे काम करेगी? नहीं। मतलब अगर मैंने उसमें सफोला एक्टिव डाल दिया तो नहीं करने वाली यार गाड़ी का। तुम्हें उसके अंदर उसका जो राइट फ्यूल है वही डालना पड़ेगा। राइट फ्यूल मत पूछना, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो द आइडिया इज इफ यू वांट अ मशीन टू फंक्शन टू इट्स बेस्ट, इनपुट भी वैसा ही डालना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सीईटी आपको अच्छा स्कोर दे तो आपको इनपुट भी डालना पड़ेगा। और इनपुट सही क्या है, देखो सीईटी के अच्छे स्कोर के लिए, अच्छा स्कोर मतलब फिजिक्स के लिए सोचो तो 45 आउट ऑफ 50 इज एन अच्छा स्कोर। इफ यू कैन स्कोर 44 इट्स इवन अ बेटर स्कोर। 49 इज द बेस्ट स्कोर। 50 ऑन 50 भैया
चुम्मा। ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो राइट इनपुट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। एक सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि भैया इसके बाद क्या और उसके बाद क्या। एंड एक सही सेगमेंट ऑफ बुक्स होना चाहिए हमारे पास। अगर ये सही सेगमेंट ऑफ बुक्स है, ये सही डायरेक्शन पता है और हमने सही इनपुट डाल दिया, कोई चांस नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स खराब है, चांस है ही नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते आगे। व्हाट आर दी राइट बुक्स? राइट बुक्स कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, राइट बुक्स कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा सीईटी प्रिपेयर करने का तो अपने बोर्ड्स को फिर से प्रिपेयर करो, और फिर से प्रिपेयर करो। इट्स नॉट रिवाइज करो, आई सेड प्रिपेयर करो। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ तो लिख के तो रखा है मैंने, बट मैं फिर से यहाँ पे साइड में मैं जोल्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना टेक्स्ट बुक जो है ना, वो पूरा का पूरा आप रटोगे, पूरा। डिलीटेड सिलेबस को हटा देना, बाकी का सारा रटना ही है तुमको। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा once you're very thorough with the textbook, I'm not saying कि आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है। डेरिवेशंस के फाइनल आंसर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स याद रखने और उसी बेसिस पे आपको चलना है। ठीक है। टेक्स्ट बुक के थ्योरी खत्म करने के बाद जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो टेक्स्ट बुक में है, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, वो सारे के सारे करना। अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। जनरली क्या, पार्ट 1 जो होता है ना टेक्स्ट बुक रीडिंग, ये बहुत बच्चों ने किया भी रहता है, बट सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस करने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे सारे सॉल्व क्वेश्चंस नहीं करते, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उसके बाद जब आप 12th पढ़ रहे थे ना, तब आपके पास टारगेट या चेतना या कोई भी पब्लिकेशन हाउस का ना नोट्स दिया रहेगा आपके क्लासेस वालों ने। उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे, वो सॉल्व करोगे। इसके बाद उसी के पीछे ना हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यूज दिए जाते हैं, 20, 50, 100 एमसीक्यू दिए जाते हैं। वो सारे एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है मेरा ये टिप। आपको क्लासेस से हो सकता है कि ना, क्लासेस वाले जनरली टारगेट का नोट्स देते हैं। ठीक है। तो टारगेट पब्लिकेशंस का सीईटी का नोट्स आता है, वो देंगे। अगर वो दे रहे हैं तो औसम है, आप उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करें। अगर आपको खरीदने लग रहा है, तो मैं बोलूंगा आप मार्वल के जो बुक्स आते हैं वो खरीदें। मार्वल का जो फिजिक्स ऑथर है, दैट इज नेम्ड एज एजे बापट। तो इनका जो बुक है दैट कम्स अराउंड 800 रुपीज। आप सेकंड हैंड भी खरीद सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों ने शायद बुक्स बेचे होंगे। ठीक है। आप लास्ट ईयर का खरीदना, 2021 का खरीदना, 2021 का खरीदना, 2020 का मत खरीदना। ध्यान से, सिलेबस चेंज हुआ है हमारा। 2021 का अगर आपको बुक मिल रहा है एजे बापेट का फॉर मार्वल, तो आप खरीद सकते हो सेकंड हैंड। नहीं तो फ्रेश हैंड खरीदना। फ्रेश हैंड में इट इज समवेयर अराउंड 800 था लास्ट ईयर। इस साल अगर बढ़ाया होगा तो 840 क्या होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट यस, ये दोनों बुक्स आप खरीद सकते हो। बट प्रिपरेशन आपकी पहले बोर्ड्स की होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो प्लीज मत सोचना कि आप सीईटी के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि सीईटी है क्या, बोर्ड्स का एक एक्सटेंशन, बस इतना है सीईटी। ठीक है। तो सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला ध्यान में हमारे होना चाहिए कि अपने को बोर्ड्स खत्म करना है। बात समझे? लेट्स फोकस ऑन दिस। दिस इज माय फेवरेट सेगमेंट। सबसे पहला जो मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ, दैट इज प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल्स नॉट वंस बट ट्वाइस। जितनी भी आपके न्यूमेरिकल्स है ना, ये सब आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 2 से ज्यादा 3 बार करो। जैसे अब बोलोगे सर क्या है, रटने लगा रहे हो? नहीं, द आइडिया इज जब आप न्यूमेरिकल को एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हो, आप उसके कॉन्सेप्ट को बैठाते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल रट सकते हो, तो तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। ट्रस्ट मी, यस। ठीक है। तुम नहीं रट सकते हो फिजिक्स के न्यूमेरिकल। मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक मुझे न्यूमेरिकल रट्टा नहीं हुआ है। ठीक है। हर साल रटने का, हर साल में एक ही 20 या 50 न्यूमेरिकल रखता, वो हर साल अगर भी सिखाऊं ना, तभी नहीं रट पाऊं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रटने तो पॉसिबल नहीं है, बट जो लॉजिक है दैट इज सॉल्विंग वन क्वेश्चन मोर देन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। व्हाट इट एनेबल्स यू इज, आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होता है धीरे धीरे। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेट होता है। सो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम से कम तो 2 बार होनी ही चाहिए, मिनिमम आई एम सेइंग। थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इज ग्रेट। मिनिमम कैसे? अभी मैंने अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे पास 20 न्यूमेरिकल है, तो मैं 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ गाइड मे बी, और मे बी मैं इंटरनेट से थोड़ा बहुत उसका आंसर ढूंढ लूंगा, खुद मैं कुछ कर लूंगा। ऐसा फर्स्ट सेट में ऐसा होना चाहिए। फिर शाम को, सुबह में कर लिया तुमने ऐसा, फिर शायद शाम को जाके फिर से वही 20 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने खुद से, बट इस बारी बिना देखे। ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बिना देखे, खत्म। आई डोंट रियली थिंक कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अगर आपने ऐसा कर लिया तो। और देखो, मेरा बोलना है कि once if you solve now, you will have to revise it multiple times.
सॉल्व इट थ्राइस, यू वोंट हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। और आपको जो भूलने की आदत है ना, सर पढ़ा था कल, आज सुबह भूल गया, वो चली जाएगी, खुद से चली जाएगी। बस प्रैक्टिस तगड़ी रखो न्यूमेरिकल्स की। फिजिक्स को चाहिए प्रैक्टिस। इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है। कम से कम आपको हर चैप्टर के अराउंड 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और हर एमसीक्यू कम से कम 3 बार सॉल्व करना है। आप एक ही एमसीक्यू को 3 बार सॉल्व करो। आज एक बार सॉल्व करा, एक हफ्ते बाद एक बार सॉल्व करा, और उसके एक हफ्ते बाद एक बार और सॉल्व कर दिया, खत्म। बस ध्यान में क्या रखें कि आप जिस बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो उस बुक में आप मार्क न कर दे आंसर, वरना दिमाग लगाने का पॉइंट ही नहीं उठेगा, ठीक है। इसके अलावा हमेशा मैं बोलूंगा अटेम्प्ट फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री बिफोर फिजिक्स। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास दिन में है 8 घंटे, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप 3 घंटे जो है ये मैथ्स या बायो की तरफ फोकस करें, केमिस्ट्री की तरफ 3 घंटे फोकस करें, और फिजिक्स की तरफ 2 घंटे दो, ठीक है। बट फिजिक्स को रोज 2-2 घंटे दो। लॉजिक समझे? अगर कल सुबह पेपर है तो भी आज फिजिक्स को 2 ही घंटे देने, बट रोज देना। आज शाम को पेपर है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है दिन भर में, आप फिजिक्स, अब मैथ्स और केमिस्ट्री में उलझे पड़े हो, मैथ्स और बायोलॉजी में उलझे पड़े हो, नहीं, फिजिक्स का 2 घंटा मतलब 2 घंटा होना चाहिए। तुम बाकी चीजों में कभी कभी ब्रेक ले सकते हो, फिजिक्स में ब्रेक नहीं ले सकते। फिजिक्स रोज का रोज करना है, रोज 90 to 120 मिनट्स करो, ट्रस्ट मी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड द मोस्ट बोनस टिप जो है वो अभी मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना, बोनस टिप है ये, क्या ये सच में का बोनस टिप है। बहुत सारे बच्चे ना इस समय एक प्यारी सी गलती करते हैं, वो जाते हैं नया नया कोचिंग क्लासेस लगाने। मतलब जिस क्लास में हो ना उससे तुम खुश नहीं हो, तुम नया एक कोचिंग क्लास लगा रहे हो, ट्रस्ट में कोई काम नहीं आने वाला ये चीज। प्लीज डू नॉट एनरोल एनी क्रैश कोर्सेज एज ऑफ नाउ। एनरोल करने क्रैश कोर्सेज तो मैं बोलूंगा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स है, कोई ना कोई तो चालू करेगा ही अपना क्रैश कोर्स, उस क्रैश कोर्स को ही आप फ्री में पढ़ लेना, ठीक है। कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस जाके टाइम मत वेस्ट करो। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस वाले जो है वो 8-8 घंटे खा जाएंगे तुम्हारा, तुमको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस नया कोचिंग क्लासेस में वही करवाने वाले हैं जो आपके पुराने कोचिंग क्लासेस में करवाने वाले थे। That's not making any change. I'm currently associated with around 11 coaching classes and सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड सबके पैटर्न सही है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई खराब कर रहा है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर क्लासेस ए का एक स्टूडेंट क्लासेस बी में जा रहा है या बी का एक स्टूडेंट सी में जा रहा है तो टेक्निकली कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम टीचर सेम ही है हर जगह, हम वही पढ़ाने वाले हैं, कोई क्लासेस अपना नया सेगमेंट नहीं शुरू करता इस समय, ठीक है। तो माय आइडिया है आप कोई कोचिंग क्लासेस लगाए नहीं। अगर फिर भी आपको एक लाइक एक चाहिए, एक बैकअप चाहिए, तो आई विल सजेस्ट थोड़े पैसे ज्यादा खर्चा करो, एक प्राइवेट ट्यूटर उठा लो, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़े नहीं, काफी ज्यादा पैसे खर्चे होंगे। अगर आप एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो शायद आपको 20,000 तक पे करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइन। अगर 20 बोल रहा हूँ, कुछ जगह ज्यादा भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। बट एक प्राइवेट ट्यूटर हायर करोगे तो शायद वो एक सब्जेक्ट का आपसे 40 से 50 ले जाएगा, 3 सब्जेक्ट्स का आपको अराउंड लाख से 1.5 लाख का फटका गिरेगा। बट आई विल से रादर देन स्पेंडिंग 40,000 इधर, स्पेंड 1 लाख इधर। अगर खर्चे करने हैं तो सजेशन कुछ नहीं करो, बट अगर तुम्हें खर्चे करने ही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक ट्यूटर की जरूरत है ही, तो गो फॉर अ प्राइवेट ट्यूटर एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर सम कोचिंग क्लासेस, इट्स प्रिटी मच यूजलेस, ठीक है। विद दैट इन माइंड आई गेस ये स्वीट पिक्चर के साथ हम लोग खत्म कर सकते हैं आज का स्टोरी। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं शायद कुछ और चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। बट तब तक के लिए बने रहिए एंड कीप योरसेल्फ ट्यून्ड इन। और हाँ प्लीज प्लीज मेरा पुराना चैनल हैक हो गया था, मतलब अभी 1 हफ्ते पहले हैक हो गया, टूट गया पुराना चैनल। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी ग्रो अ लिटिल बिट, ठीक है। चलो बाय बाय एंड विल मीट यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।